दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की जांच कहां तक पहुंची है? पॉलीग्राफी टेस्ट कल हो चुका है और उसमें सारे सवाल 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। सूरजकुंड जो कि हरियाणा के पास एक जंगल है, वहां पर सबूतों की तलाश में पुलिस आज फिर से पहुंची है और इसके अलावा समुद्र तक खंगाला जा रहा है। यानी दोस्तों से पूछताछ हो रही है और डेंटिस्ट जो जबड़ा मिला था मुंबई में उससे पूछताछ हो रही है और हिमाचल तक की ये जांच पहुंच चुकी है। मतलब यह हुआ कि श्रद्धा हत्याकांड में एक कैरेक्टर बद्री भी है। उसी ने आफताब को छतरपुर में घर दिलवाया था। आस्था की टीम बद्री के घर पर पहुंच गई। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। श्रद्धा मर्डर केस में नए किरदार की एंट्री। श्रद्धा हत्याकांड में बद्री पर आज तक की तहकीकात। श्रद्धा मर्डर केस में अब नए किरदार बद्री की एंट्री हो गई है, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने आफताब के साथ साथ इस किरदार को भी खंगालने का इरादा किया है। बद्री ही वो शख्स था जिससे आफताब हिमाचल के तोश में मिला था और फिर आफताब और श्रद्धा दिल्ली के छतरपुर में आए। छतरपुर इलाके में उन जंगलों के पास बद्री का फ्लैट है, जहां आफताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंकने की बात पुलिस के सामने कबूल की थी। छतरपुर का ये वही फ्लैट है जहां बद्री किराए पर रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले बद्री ने अचानक से फ्लैट छोड़ दिया। और अगर अब तक के खुलासों पर यकीन किया जाए तो बद्री के इसी फ्लैट पर आफताब उससे मिलने आता था। बद्री आप ही क्या किराए पर रहता था ना? बद्री था हमारे पास। अच्छा, कितने महीने रहा किराए पे सर? वही 6-7 महीना करीब था और 6-7 महीना पहले यहाँ से चला गया। दूसरा एक मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या पुलिस आपके पास आई थी? वो एक बार उनको लेके आया था ना, जो लड़के भी ये किया था उसको लेके आए थे वो पूछने के लिए, लेकिन वो लड़के को मैंने कभी देखा नहीं। आफताब को लेकर आई थी? आफताब को? हाँ हाँ। अच्छा, तो आफताब को लेकर जब पुलिस आपके घर आई तो आपसे कुछ क्या पूछा? वो पूछा था आप इनको जानते हो? वो बोला नहीं, हम अंकल को कभी देखा नहीं। तो हमने बद्री को दिया था रेंट पे। अब वो लोग का दोस्त आ रहा है, क्या कौन आ रहा है नहीं आ रहा है हमें क्या मालूम। दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर इस मकान पर आई थी। श्रद्धा हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट किरदार है बद्री, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अगर आप देखें तो वो सामने की तरफ जंगल है जहां पर आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता था और ठीक जो जंगल है उसके सामने ये गली जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गली में इसी मकान में जो बद्री है वो रहता था। मकान मालिक ने कहा बद्री पहले यहाँ रहता था, लेकिन 6-7 महीने पहले कमरा छोड़कर चला गया। शायद वो मई का ही महीना था। बद्री क्या यहाँ पर रहता था? जी यहीं पे रहता था। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? मकान मालिक से बात हुई थी, एक बार बीच में आकर के गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बद्री काम क्या करता था? किसी कहीं कुछ जानकारी? जॉब करता था कहीं पर। अच्छा जी। अब यहाँ नहीं रहता बद्री? अब नहीं रहता यहाँ, तो बहुत गए हुए बहुत टाइम हो गया उसको। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर श्रद्धा मर्डर केस में ये सब कुछ किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? अब पुलिस को इन्हीं तमाम बिखरी हुई कड़ियों को समेटकर उन्हें एक कहानी की तरह पिरोना है। काम बेहद मुश्किल है और वक्त बहुत कम। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। हत्या की ये कहानी अब लगता है कि फिल्मी अंजाम तक पहुंचने के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। एक फिल्म थी दृश्यम, आपने देखी होगी। उस फिल्म में भी हत्या को कितनी सफाई से पुलिस की आंखों से बचाया जाता है, सब कुछ सामने होता है लेकिन दिखता कुछ नहीं। ठीक उसी तरह अब श्रद्धा मर्डर केस भी दिख रहा है और इसी ने एक बार फिर से पुलिस को बुरी तरह से उलझा दिया है। तो क्या श्रद्धा मर्डर केस अब सुलझ गया?
क्या पुलिस को मिल गए हैं श्रद्धा मर्डर केस के पूरे सबूत? लेकिन अभी तो पुलिस के लिए बहुत काम बाकी है, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे दृश्यम फिल्म के अंजाम की तरफ बढ़ती दिखाई देने लगी है। श्रद्धा मर्डर केस का दृश्यम कनेक्शन। रहस्य की परतों में लिपटा श्रद्धा मर्डर केस। आफताब के झूठ और सच में उलझी पुलिस। अदालत के सामने पुलिस ने अपने रिमांड लेटर में लिखा था कि आफताब के पास से पुलिस को एक ऐसा नोट मिला है जिसमें वो लाश के टुकड़ों का सारा हिसाब किताब रखता था, यानी लाश के किस हिस्से को उसने कहां ठिकाने लगाया, इसके बारे में भी वो एक नोट में लिखता था। यानी पुलिस की इस तफ्तीश की थ्योरी से ये भी साफ हो जाता है कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल गुस्से में अचानक नहीं किया था। आफताब ने श्रद्धा का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया था। आफताब ने कत्ल की प्लानिंग मई में ही कर ली थी। आफताब ने प्लानिंग के तहत मुंबई को छोड़ा। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो सब मर्डर की प्लानिंग पहले से प्लान तरीके से कर रहा है, क्या उसने कोई मूवी देखी है जिसके आधार पर उसने प्लान किया है, क्या उसने दृश्यम देखी है, तो ऐसे में आफताब ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने दृश्यम देखी है, लेकिन अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। आफताब से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया था या फिर सोच समझकर इसकी प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस सवाल पर आफताब लगातार झूठ बोल रहा है और यहीं से पुलिस को लगभग ये यकीन हो चला है कि आफताब ने श्रद्धा को अचानक गुस्से में नहीं मारा, बल्कि वो श्रद्धा की कत्ल की साजिश लंबे वक्त से बुन रहा था। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये श्रद्धा मर्डर केस कैसे जानी मानी फिल्म दृश्यम के अंजाम की तरफ कैसे बढ़ रहा है। तो इस बात को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि पिछले 13 दिनों से पुलिस ने 4 राज्यों में घूम घूम कर जो भी सबूत और सुराग इकट्ठा किए, क्या वो आरोपी को सजा की मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी हैं? जंगल से जो हड्डियां मिली है, अगर उससे साफ भी हो जाता है कि वो श्रद्धा की हड्डियां हैं, तो भी आफताब को फांसी के फंदे तक नहीं लटकाया जा सकता। इसके लिए पुलिस को कुछ और सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, जैसे आखिरी समय में उस फ्लैट में दोनों मौजूद थे। इसके अलावा आफताब ने श्रद्धा की उसी फ्लैट के अंदर हत्या की, उससे संबंधित फॉरेंसिक एविडेंस। इसके अलावा हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए, इसका फॉरेंसिक एविडेंस। और चौथा, उसके शरीर के टुकड़े जंगल में फेंके। यानी ये 4 और कड़ियां होंगी जो इस मामले में बेहद अहम होगी, तभी आरोपी को सही तरीके से सजा मिल सकती है। देश भर में लोग ये सब जान और मान चुके हैं कि आफताब ने ही श्रद्धा का गला दबाया, फिर उसकी लाश के 35 टुकड़े किए और फिर लाश के उन टुकड़ों को जंगल में फेंका। लेकिन अब सवाल यही है कि कहां, कैसे और कब, जिसका जब तक सटीक जवाब नहीं मिल जाता ये कड़ियां यूं ही बिखरी रहेंगी और शातिर आफताब यूं ही कानून को ठेंगा दिखाता रहेगा। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। आफताब से कल करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए, लेकिन दिल्ली पुलिस की आंख में धूल झोंकने में वो पीछे नहीं रहा। उसको देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे एक अपराध को अंजाम देने पर कोई पछतावा भी है या नहीं। आफताब सवालों के जवाब टाल रहा था, जवाब देता भी तो सिर्फ 1 या 2 लाइन में, कई बार मुस्कुराता भी। उससे पूछा गया, तुमने फिल्म दृश्यम देखी है, तो हंसकर कहता है, अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। कहने को तो आफताब ने दिल्ली पुलिस को पूरी कहानी बता दी। आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा की लाश को आरी से काटकर 35 टुकड़े किए। आफताब ने बताया कि वो रोज रात के 2 बजे श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को फेंकने निकलता।
आफताब ने यह भी बताया कि उसने 18 दिन में श्रद्धा के 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाया। आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के कटे हुए सिर को कभी पुचकारा, तो कभी उसका मेकअप किया, तो कभी उसको थप्पड़ भी मारे। आफताब ने जो कुछ भी बताया उसमें कितना सच और कितना झूठ का हिस्सा है, ये पता लगाना ही इस वक्त दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है और सच झूठ के इंद्रजाल को तोड़ने का जरिया है। पहले पॉलीग्राफी और फिर नार्को टेस्ट। कल यानी गुरुवार को पॉलीग्राफी का पहला हिस्सा पूरा हुआ। एक्सपर्ट ने आफताब से केस से जुड़े अहम सवाल पूछे। श्रद्धा को क्यों मारा? किस हथियार से श्रद्धा को मारा? बॉडी को तुमने मैन्युअली काटा या किसी और तरीके से? श्रद्धा के टुकड़े करते वक्त बिल्कुल भी तरस नहीं आया? श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को कहां-कहां फेंका? श्रद्धा को मारने के बाद तुमने क्या क्या किया? कत्ल वाला हथियार कहां है? श्रद्धा को दिल्ली मारने की प्लानिंग के तहत लाए? श्रद्धा की हत्या करने का पछतावा है? पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो सब मर्डर की प्लानिंग पहले से प्लान तरीके से कर रहा है, क्या उसने कोई मूवी देखी है जिसके आधार पर उसने प्लान किया है, क्या उसने दृश्यम देखी है, तो ऐसे में आफताब ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने दृश्यम देखी है, लेकिन अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। सूत्रों के मुताबिक आफताब को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो नर्वस है। वो रिलैक्स लग रहा था। बॉडी लैंग्वेज उसकी नॉर्मल लग रही थी। आफताब ने हिंदी में पूछे कुछ सवालों के अंग्रेजी में जवाब दिए। उसने ज्यादातर सवालों के 1-2 लाइन में जवाब दिए। कई सवालों पर वो बस मुस्कुराता रहा। आफताब से पूछा गया, क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखी है? तो उसका जवाब था, अब तो दृश्यम 2 आ गई। कई सवालों के जवाब में उसने बस इतना कहा कि उसे याद नहीं। वरुण सिन्हा, दिल्ली, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज रेवेन्यू अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की। संजय शर्मा सीधे लिए चलते हैं। क्या है चार्जशीट में, संजय? ये पहली चार्जशीट है और इस चार्जशीट में 7 अक्यूज के नाम हैं और उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। और ये आरोपी, सीबीआई का कहना है कि यही आरोपी इसमें बाकी और बड़े नामों का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि इनके कनेक्शन इसमें बड़े नामों के साथ हमें मिले हैं। तो ये चार्जशीट सीधे सीधे इन 7 लोगों के खिलाफ है, जिसमें विजय नायर हैं, अभिषेक बोयनपल्ली हैं, समीर महेंद्र हैं, अरुण पिल्लई हैं, मुथु गौतम हैं और 2 पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन अक्यूज के लिस्ट में उनके नाम हैं। तो ऐसे में ये चार्जशीट अपने आप में मतलब एक दस्तावेज है जो आगे इस मामले को आगे एक इख्तिताम तक यानी किसी निर्णय तक पहुंचा सकता है, ऐसा सीबीआई का मानना है। संजय, कोई आम आदमी पार्टी, सरकार, मंत्री, नेता, किसी का नाम नहीं है? अभी तो सिर्फ इन लोगों के नाम है और इन लोगों के नाम एक सीढ़ी की तरह हैं, जिससे कि इनके इस सूत्र के जरिए यानी इस धागे के जरिए वो पतंग तक पहुंचना चाहते हैं, जिसमें ये शुरू में कहा गया था कि इसमें मंत्री स्तर के लोग भी शामिल हैं, ऐसा इनसे पूछताछ से पता चला है। फिलहाल इस चार्जशीट को चार्ज फ्रेम करते समय कितना साबित कर पाती है सीबीआई, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये पूरी लड़ाई तो आम आदमी पार्टी उसकी शराब नीति और लाइसेंस दिए जाने को लेकर थी। कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। संजय, कैसे समझे इसे हम? इसमें ये जो नाम हैं, इन नामों का तो सीधे सीबीआई का ये कहना है कि ये सीधे इस मामले में अक्यूज हैं, आरोपी हैं, जिन लोगों के दिमाग हैं, लेकिन जिनके इशारे पर ये सब कुछ हुआ वो सारा साबित अदालत के सामने किया जाएगा। इसलिए फिलहाल इन सारे लोगों से ही जिरह पूछताछ के बाद अदालत बाकी जो पब्लिक सर्वेंट हैं इन सारे लोगों तक भी पहुंचेगी और उनके खिलाफ इनके पास एक पुख्ता सबूत है। लेकिन फिलहाल चार्जशीट में जिनके सीधे जिनका इन्वॉल्वमेंट है उन सारे लोगों को शामिल किया गया है। तो फिलहाल जो अक्यूज यहाँ पर बेल पर चल रहे हैं वो सारे लोग कोर्ट में आ गए हैं और अब थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। संजय, थोड़ा सा समझाइए, जो नाम उछल रहे थे सीधे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा था, उनसे भी पूछताछ हुई थी, नाम तक नहीं है। हम इस केस को देखें कैसे? और आगे अगर इन 4 के द्वारा, आपने कहा कि इस डोर के द्वारा पतंग तक पहुंचना चाहते हैं, तो कैसे वो होगा?
वो ऐसे होगा कि जब इन सारे लोगों के कनेक्शन इससे साबित हो गए हैं, लेकिन अब ये लोग अदालत के सामने बताएंगे कि आखिर किनके इशारे पर, क्योंकि नौकरशाह और ये जो बिजनेसमैन है, इसमें दिनेश अरोड़ा चूंकि सरकारी गवाह बन गए हैं, लिहाजा बहुत सारी चीजें, अंदर की चीजें दिनेश अरोड़ा से सीबीआई को मिली हैं और आगे भी मिलने की उम्मीद है। तो इसी पूछताछ के आधार पर जो संकेत बने हैं, उससे जब तक चीजें अदालत में प्रूफ नहीं हो जाएं, तब तक उनको कैसे अक्यूज बनाया जा सकता है। इसलिए सीबीआई का ये कहना है कि अभी सिर्फ इन सारे लोगों को पकड़ा गया है और इन सारे लोगों से उसे पूछताछ के बाद जो सुराग मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उससे उम्मीद है कि उससे वो अदालत में साबित कर सकेगी कि सरकार में शामिल मंत्री भी इस पूरी साजिश का हिस्सा थे। उन्हें सब कुछ पता था, उन्हीं के इशारे पर सब हो रहा था। लिहाजा सीबीआई के अधिकारियों का ये कहना है कि अभी उन्होंने सीधे सीधे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको चार्जशीट में रखा है, लेकिन बहुत धन्यवाद संजय शर्मा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दिल्ली आबकारी नीति शराब घोटाले में सीबीआई ने अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है।